हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शक्ति की अवधारणा अर्थात कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सभी सामाजिक विज्ञानों में से कोई भी एक विज्ञान शक्ति की अवधारणा से इतना अधिक संबंधित नहीं है जितना कि राजनीति विज्ञान है। अरस्तु से लेकर आधुनिक काल तक की राजनीतिक कृतियों का सारपूर्ण विश्लेषण करने पर यह निस्संदेह प्रकट हो जाएगा कि शक्ति की अवधारणा ही वह धुरी है जिसके चारों ओर घूमते हुए राजनीति की व्याख्या की कोशिश की गई है। एस अल्मर का यह कथन है और यह कथन शक्ति की अवधारणा के महत्व को स्पष्ट करता है। सामान्य परिचय देते हुए आपको बताना चाहूँगी कि शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक प्रमुख अवधारणा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। उन्होंने राजनीति को दंड नीति तथा राजा को दंडधर कहा है। मनु ने दंड के महत्व को बताते हुए कहा है कि इसकी उत्पत्ति ईश्वर ने की है तथा यह दंड ही राजा है। इस दंड को ही विद्वान लोग धर्म कहते हैं, क्योंकि दंड ही सभी से उनके धर्म का पालन करवाता है। कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र में राज्य के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में शक्ति की रक्षा, प्रयोग, विस्तार एवं पतन की समस्या पर विचार किया गया है। पाश्चात्य जगत में भी राजनीतिक जीवन के संदर्भ में शक्ति की आवश्यकता एवं महत्व को स्वीकार किया गया है। प्राचीन यूनान में सुकरात के समकालीन सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस का कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आधुनिक युग में मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक है जिन्होंने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया है। हॉब्स, नीत्शे, हीगल, बोसांके आदि ऐसे प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने शक्ति के विभिन्न अर्थों, पक्षों, निर्माणक तत्वों आदि पर अपने विचारों को प्रकट किया है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों की तुलना में आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है। चार्ल्स ई मेरियम, कैटलीन, हेराल्ड लासवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट बायरस्टेड, केपलान, मॉर्गेनथाउ, रसेल, बेकर आदि ऐसे ही आधुनिक विचारक हैं। बेकर का मत है कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। कैटलीन का कथन है राजनीति शक्ति का विज्ञान है। यह उल्लेखनीय है कि मेरियम, कैटलीन, लासवेल आदि ने राज्य की आंतरिक राजनीति के संदर्भ में शक्ति की अवधारणा का विशेष अध्ययन किया है, जबकि मॉर्गेनथाउ, केपलान आदि ने राज्य की बाहरी राजनीति के संदर्भ में इस अवधारणा का विशिष्ट अध्ययन किया है। वास्तव में राज्य की राजनीति के इन दोनों पक्षों के संयोग से ही शक्ति की अवधारणा को पूर्णतया प्राप्त होती है। शक्ति का अर्थ। यद्यपि शक्ति की अवधारणा संपूर्ण राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक है, किंतु शक्ति के अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विद्वानों में एक मत नहीं है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति एक बहुपक्षीय तत्व है। वस्तुतः शक्ति की इस जटिल प्रकृति के कारण ही विद्वानों ने इस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया है और इनके संक्षेप में निम्नलिखित अर्थ प्रस्तुत किए हैं। पहला है बल प्रयोग के रूप में शक्ति। प्राचीन भारतीय विचारकों ने शक्ति का एक अर्थ बल प्रयोग एवं दंड के दमन के रूप में स्वीकार किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया मनु और कौटिल्य के संदर्भ में। मानव की सामान्य प्रवृत्ति के रूप में शक्ति। कुछ विद्वानों के अनुसार शक्ति से प्रेम करना मानव स्वभाव की मूल प्रवृत्ति है। प्रत्येक व्यक्ति अन्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होने की कामना रखता है।
हॉब्स का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति भय से संचालित होता है और भय से मुक्ति पाने के लिए शक्ति को धारण करने की तीव्र एवं सतत कामना करता है, जिसका अंत केवल मृत्यु के साथ होता है। मानव की यह प्रकृति उसके द्वारा निर्मित संस्थाओं में भी प्रकट होती है, जैसा कि हॉब्स के द्वारा प्रतिपादित लेवियाथन। शक्ति बल प्रयोग की संभावना के रूप में। कुछ विद्वानों ने शक्ति एवं बल में स्पष्ट अंतर किया है। उनका मत है कि शक्ति का अर्थ राजनीतिक शक्ति है, जबकि बल का अर्थ सैनिक बल से है। शक्ति में बल सदैव मौजूद रहता है, किंतु यह सामान्यतः बल का प्रयोग करती नहीं है। वास्तविकता यह है कि जब सामान्य जनता यह अनुभव करती है कि राजनीतिक शक्ति में बल निहित है, तो वह स्वेच्छा से उसका अनुकरण करती है। शक्ति व्यवस्था का निहित तत्व है। किसी भी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था की रचना, संचालन एवं रक्षा के लिए शक्ति का तत्व आवश्यक होता है। वसुधः शक्ति के अभाव में हम किसी भी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। इस प्रकार सामान्य व्यवस्था में जो मूल तत्व निहित रहता है वही शक्ति है। शक्ति एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में। शक्ति एक ऐसा तत्व है जो प्रभाव की प्रक्रिया को जन्म देता है। जो पक्ष शक्ति को धारण करता है उससे अन्य पक्ष प्रभावित हो जाते हैं और प्रथम पक्ष के अनुकूल आचरण करते हैं। लासवेल, हर्बर्ट साइमन, रोवे, डहल आदि ने शक्ति को एक प्रभाव प्रक्रिया के रूप में ही स्वीकार किया है। नियंत्रण के अर्थ में शक्ति। कुछ विद्वानों ने शक्ति का संबंध नियंत्रण से स्वीकारा है। उनका मत है कि शक्ति व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करती है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता का प्रदर्शन भी करती है। इस रूप में शक्ति राजनीतिक सत्ता तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता में तालमेल स्थापित करती है और इस प्रकार समाज में व्यवस्था की स्थापना की होती है। मॉर्गेंथो ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण के रूप में और मैकाइवर ने शक्ति को व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण की क्षमता के रूप में स्वीकार किया है। मूल्य के अर्थ में शक्ति। शक्ति को मूल्य के अर्थ में भी स्वीकार किया जाता है, किंतु जहाँ कुछ विद्वानों ने इसे एक यथार्थवादी मूल्य के रूप में स्वीकार किया है, वहीं कुछ अन्य विद्वानों ने इसे एक आदर्शवादी मूल्य के रूप में मान्यता दी है। प्राचीन यूनानी सोफिस्ट विचारक इसे यथार्थवादी मूल्यात्मक दृष्टि से देखते थे और यही कहा जाता था कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। शक्ति के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण ही थ्रेसिमेकस ने यह भी कहा था कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है, क्योंकि शक्तिशाली अन्यायी सदैव शक्तिहीन न्यायी की तुलना में लाभ में रहता है। आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में मॉर्गेंथो ने शक्ति को एक यथार्थ मूल्य के रूप में स्वीकारा है। इस अर्थ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति स्वयं साध्य होती है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं न्याय का कोई नियंत्रण नहीं होता, अपितु स्वयं शक्ति अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता एवं न्याय को आधार प्रदान करती है। लोकतांत्रिक मूल्य के रूप में शक्ति। जिन विद्वानों ने शक्ति की अवधारणा पर आदर्शात्मक ढंग से विचार किया है, उनका मत है कि शक्ति स्वयं अपना केंद्र नहीं है, यह स्वयं में कोई साध्य भी नहीं है, अपितु शक्ति का निवास सत्य एवं न्याय जैसी नैतिक मूल्यात्मक अवधारणाओं में होता है और शक्ति इनकी प्राप्ति एवं रक्षा का साधन मात्र होती है। जब किसी शासन की नीतियों को आम जनता सत्य एवं न्याय की दृष्टि से उचित मानती है, तो उस शासन की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती है, किंतु जब किसी शासन की नीतियां सत्य एवं न्याय के विपरीत होती है, तो उसका निरंतर विरोध बढ़ता है, उसकी शक्ति कम होने लगती है और अंत में उस शक्ति का पतन भी हो जाता है। शक्ति की प्रमुख परिभाषाएं
इस प्रकार हैं। ड्यूबिन के अनुसार संगठित अंतःक्रियाओं की व्यवस्था के पीछे निहित तत्व शक्ति है। रॉबर्ट वायरस्टेड के अनुसार शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। रॉबर्ट ए डहल के अनुसार शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करके उससे कार्य करवा लेता है जिन्हें वह अन्यथा नहीं करता। मॉर्गेंथो के शब्दों में शक्ति में प्रत्येक उस तत्व को सम्मिलित किया जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और उसे बनाए भी रखा जाता है। मैकाइवर के अनुसार शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों अथवा उनके व्यवहार को नियंत्रित, विनियमित, निर्देशित करने की क्षमता है। कार्ल जे फ्रेडरिक के शब्दों में शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है। इन सब परिभाषाओं की सामान्य रूप से यदि हम परिभाषा के अर्थ को समझें तो वह इस प्रकार रहेगी कि शक्ति व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंधों की ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसमें दूसरे पक्ष को प्रभावित किया जाता है, उसके कार्यों को नियंत्रित किया जाता है, अंतःक्रियाओं पर प्रभाव डाला जाता है, संबंधों पर प्रभाव डाला जाता है, उनके व्यवहार को निर्देशित किया जाता है, करने की क्षमता रखी जाती है और एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपनी इच्छा को लागू करने के लिए प्रभाव का प्रयोग करते हैं। अर्थात यह मानवीय संबंधों से संबंधित भी है। तो इस प्रकार शक्ति की परिभाषा, अर्थ को हमने आज देखा। अगले वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में, कंसेप्ट ऑफ पावर के बारे में अन्य शीर्षकों पे हम प्रकाश डालेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।